नमस्कार सभी को। मैं अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय एसके सर में सभी का स्वागत करता हूं। हम राजस्थान के क्लाइमेट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे थे और जलवायु के अंदर हमने सामान्य वर्गीकरण, कोपेनहेगन का वर्गीकरण, ऋतुओं के अनुसार राजस्थान की जलवायु, ये सारा हमने अध्ययन किया। अब हम करेंगे एक तो राजस्थान की जलवायु से जुड़े हुए कुछ जो तथ्यात्मक जो अध्ययन हैं उनके बाद, जैसे कि आपने कुछ शब्द पढ़े होंगे, अनावृष्टि किसे कहते हैं, अतिवृष्टि क्या होती है, खंडवृष्टि क्या होती है, एक सम वायुदाब रेखाएं कौन सी होती है, सम वर्षा रेखा कौन सी होती है। तो जैसे कि विद्युत सेकंड हेल्पर के अंदर पूछा भी गया था एग्जाम के अंदर कि 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा किन दो भागों को अलग करती है या किन्हें जोड़ती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान से गुजरने वाली कुछ समवर्षा रेखाएं यानी समान वर्षा रेखाएं। इन रेखाओं का क्या मतलब होता है, जैसे कि हम बात करें ये हमारा राजस्थान है, यहां से कोई रेखा गुजरती हो, जैसे कि ये कोई रेखा गुजरती है इस प्रकार से, ठीक है। अब इससे हमने कुछ नाम दे दिया, जैसे हम इसे कहते हैं 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इसे हमने क्या कह दिया, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अब वो हमें क्या पूछेगा कि ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा किन दो भागों को आपस में जोड़ती है, यानी ये वाला कौन सा भाग है राजस्थान का और ये कौन सा पार्ट है। तो राजस्थान में से अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार की राजस्थान में से 3 वर्षा रेखाएं गुजरती है। देखिए, एक तो राजस्थान से जो वर्षा रेखा गुजरती है वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, दूसरी राजस्थान से 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है और फिर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है। और विद्युत सेकंड हेल्पर में ये पूछी गई थी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा किन दो भागों को आपस में जोड़ती है। एक ध्यान रखना, वो 25 सेंटीमीटर की जगह ये भी लिख सकता है 250 mm यानी मिलीमीटर, यहाँ पर 400 mm यानी मिलीमीटर, या 500 mm यानी ये एक ही वर्षा रेखाओं के नाम है। मिलीमीटर में लिख देंगे तो 250, 400 और 500 हो जाएंगी, और सेंटीमीटर में ये 25, 40 और 50। हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा किन दो भागों को आपस में जोड़ती है। तो ध्यान रखना, जैसे कि हम बात करते हैं ये हमारा राजस्थान के अंदर हम जाते हैं तो राजस्थान के अंदर 25 सेंटीमीटर से समवर्षा रेखा का संबंध कहां से है। तो देखिए, आपको जब मैंने पढ़ाया था भौतिक प्रदेश, तो भौतिक प्रदेश में मैंने आपको पढ़ाया था मरुस्थल, और मरुस्थल के 2 पार्ट थे। ये हमारा मरुस्थल था इस प्रकार से, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये इतना फैला हुआ था। और हमने पढ़ा था यहाँ उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है ये 2 पार्टों में बांट रही थी। राजस्थान बागर अर्ध शुष्क मरुस्थल, जिसकी हमने बात की थी भौतिक प्रदेश के टॉपिक में, जाके देखिएगा आप। राजस्थान के इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, 25 सेंटीमीटर या 250 mm वर्षा है। अब वो हमसे क्वेश्चन क्या कहेगा कि राजस्थान के शुष्क मरुस्थल व अर्ध शुष्क मरुस्थल को, राजस्थान के शुष्क मरुस्थल व अर्ध शुष्क मरुस्थल को मिलाने वाली या अलग अलग करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है। तो देखिए, ये तो राजस्थान का क्या है, शुष्क मरुस्थल है। ये तो राजस्थान का क्या है, शुष्क मरुस्थल, और इसे हम क्या कहते हैं, अर्ध शुष्क मरुस्थल। इन दोनों को आपस में मिलाने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, 25 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल को मिलाने वाली या अलग करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, 25 सेंटीमीटर। फिर दूसरी वर्षा रेखा कौन सी है, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर ध्यान रखना। पहले हम बात कर लेते हैं 50 सेंटीमीटर की। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अरावली को। अरावली का ही उपनाम क्या है, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन आता है कि राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है। तो राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली कौन सी है, 50 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना, राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, तो वो कौन सी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर।
क्योंकि अरावली को ही दूसरा नाम 50 सेंटीमीटर किसका नाम है? अरावली का ही दूसरा नाम है। इससे ऊपर अरावली से नीचे तो वर्षा क्या है 50 से अधिक होती है, और अरावली से ऊपर वर्षा कैसी है 50 से कम। इसलिए अरावली को हम क्या कह देते हैं 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के नाम से जानते हैं। और 50 सेंटीमीटर राजस्थान को दो पार्टों में बांटती है, आधा राजस्थान इसके नीचे और आधा इसके ऊपर। फिर हमारे पास कौन सी बच गई 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसे समझना थोड़ा सा, 40 सेंटीमीटर किन दो पार्टों को आपस में जोड़ती है या किन्हें अलग करती है? तो देखो ये जो हमारी 50 सेंटीमीटर अरावली है, अरावली के ऊपर बिल्कुल समानांतर में यहाँ पर एक वर्षा रेखा गुजरती है। इस प्रकार से अरावली के ऊपर जो ये मैं ब्लैक ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो वर्षा रेखा है हम इसे कहते हैं 40 सेंटीमीटर। अरावली के ऊपर से एक वर्षा रेखा गुजरती है, इसे हम किस नाम से जानते हैं 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये किन दो को जोड़ती है? तो मरुस्थल को अरावली से, किसको? मरुस्थल को, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को किससे अलग करती है? अरावली से। मरुस्थल को अरावली से अलग करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 40 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर कौन सी है? तो अरावली है। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली 50 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर कौन सी है? तो मरुस्थल, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क में बांटने वाली कौन सी है? 25 सेंटीमीटर। फिर हम देखिए आगे बढ़ते हैं, कुछ जैसे कि हमारे शब्द जिनकी हमें बात करनी है, अभी जैसे मैंने नाम लिए थे, जैसे यही हमारे जलवायु से ही जुड़े हुए, वर्षा से जुड़े हुए कुछ शब्द आते हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो क्या क्या शब्द हमें पढ़ने को आते हैं? देखिए एक तो हमारे सामने शब्द होता है अतिवृष्टि क्या है। जैसे कल मैंने कहा था दोगड़ा क्या है, दोगड़ा शब्द, इसकी तो मैंने कल डेफिनेशन कर दी थी आपके सामने। जैसे ये शब्दावली आती है, दोगड़ा हम कहते हैं अतिवृष्टि। अतिवृष्टि एक होता है आपका खंड वृष्टि, खंड वृष्टि प्रदेश कौन से होते हैं, और एक होता है आपका अनावृष्टि। ये 5-4 शब्द हैं, इनके बारे में देखिएगा, दोगड़ा, अतिवृष्टि, खंड वृष्टि और अनावृष्टि। तो अगर हम बात करते हैं दोगड़ा, तो दोगड़ा तो मैंने कल कहा था कि राजस्थान में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षाएं, राजस्थान में मानसून से पूर्व में होने वाली वर्षाएं क्या कहलाती है? दोगड़ा। मानसून से पूर्व जो राजस्थान में वर्षाएं होती हैं, उन वर्षाओं को क्या कहा जाता है? दोगड़ा कहा जाता है। अतिवृष्टि क्या है? अतिवृष्टि क्या है कि जैसे राजस्थान के अंदर औसत वर्षा, राजस्थान की औसत जो वर्षा है वो 57.5 सेंटीमीटर है। साल भर के अंदर राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है? 57.5। अगर राजस्थान की जो औसत वर्षा है 57.5, इससे बहुत ज्यादा वर्षाएं हो जाए, यानी जिससे बाढ़ की स्थिति बन जाए, तो जैसे कई बार हम देखते हैं ना, कुछ वर्षों के बाद में 1 या 2 वर्ष ऐसे होते हैं जिनमें वर्षाएं बहुत ज्यादा होती है, अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा वर्षाएं होती है, और वो ज्यादा वर्षा होना ही क्या कहलाती है? अतिवृष्टि कहलाती है। अतिवृष्टि का मतलब सीधा सा समझ में आया होगा भी बहुत ज्यादा वर्षाएं होना, औसत जो राजस्थान की वर्षा है उससे कहीं ज्यादा वर्षा होना, जिससे किसकी स्थिति बन जाए? बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाए। जैसे कि बाड़मेर के कवास क्षेत्र में आपने देखा था 2006 के अंदर बाढ़ आ गई थी। तो ऐसी स्थितियां जब पैदा होती है तो वो अतिवृष्टि की वजह से होती है। फिर है खंड वृष्टि। खंड वृष्टि की बात करते हैं तो हम कई बार, देखिए बेसिक उदाहरण पे समझाता हूं, कई बार हम देखते हैं किसी राज्य, गांव, या हम बात करते हैं शहर की, तो हम देखते हैं शहर के एक कोने पे बारिश हो रही है और दूसरा कोना क्या है? सूखा पड़ा है। तो यहां क्या होता है कि भी हम क्या देखते हैं कि भी हम कहीं मार्केट के 2 अलग अलग स्थानों पर क्या देख रहे हैं, एक कोने पे वर्षा हो रही है और दूसरे स्थान पर वर्षा नहीं हो रही है। तो ऐसी जो टुकड़ों के अंदर वर्षाएं होती है वो क्या कहलाती है? खंड वृष्टि। एक ही स्थान के कुछ भागों पर तो वर्षाएं हो जाए और कुछ भागों पर वर्षा न हो, वो क्या कहलाएगी? खंड वृष्टि कहलाएगी। अनावृष्टि क्या होती है? जो राजस्थान की औसत वर्षा है इससे भी कम वर्षाएं हो, यानी बिल्कुल हम ये कहें वर्षा बहुत ही कम हो, जिससे क्या हो जाए? अकाल की स्थिति पैदा हो जाए। अकाल, भूखमरी, सूखे की जो स्थिति पैदा होती है वो किस वजह से होती है? अनावृष्टि। तो चारों शब्द, दोगड़ा राजस्थान में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षाएं, अतिवृष्टि
कि राजस्थान की औसत वर्षा से बहुत ज्यादा वर्षाएं होना, जिससे यहां से आपसे पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि अतिवृष्टि से कौन सी स्थिति पैदा होती है। तो अतिवृष्टि से क्या होती है, बाढ़ की स्थिति। और खंड वृष्टि क्या है कि एक स्थान के कुछ भागों पर वर्षाएं होना और कुछ पर नहीं होना। अनावृष्टि क्या है, तो कभी सामान्यता से भी बहुत कम वर्षाएं होना, जिससे अकाल, सूखे या भूखमरी की स्थिति क्या हो, पैदा हो जाए। तो ये हमारे कुछ शब्दावली से जुड़े हुए शब्द इसी से। फिर हम बात करते हैं, देखिए जैसे कि कल मैंने आपको कहा था, लास्ट क्लास के अंदर मैंने कहा था भी राजस्थान के टेम्परेचर को लेकर जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं पढ़ा दूंगा। राजस्थान के वर्षा को लेकर जितने क्वेश्चन बनते हैं उनकी एक बार फिर बात कर दूंगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के तापमान को लेकर बनने वाले क्वेश्चन, यानी टेम्परेचर, तापमान को लेकर जो क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान के अंदर उनकी बात करते हैं। तापमान की अगर हम बात करते हैं तो देखो, तापमान मापने का जो यंत्र होता है वो सबको पता है, कौन सा होता है, थर्मामीटर। तापमान मापी यंत्र कौन सा होता है, थर्मामीटर। थर्मामीटर के माध्यम से हम क्या तापते हैं, तापमान। राजस्थान का जो औसत तापमान माना गया है वो कितना है, तो राजस्थान का औसत तापमान 37 डिग्री माना गया है। 37 से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक राजस्थान का औसत तापमान, यानी पूरे साल भर का गर्मियां और सर्दियों को मिलाकर औसत जो तापमान रहता है वो कितना है, 37 से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह तापमान रहता है औसत। फिर हमसे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, क्या राजस्थान में सर्वाधिक तापमान वाला, सबसे पहले हम बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक गर्म महीने कौन से हैं। ऑपोजिट चलते जाएंगे हम, राजस्थान में सर्वाधिक गर्म महीने, तो इसके बिल्कुल विपरीत क्या है, ठंडे महीने का जोड़ा हमसे पूछ सकता है। राजस्थान में सर्वाधिक गर्म महीने कौन से होते हैं, ठंडे महीने कौन से हैं। फिर हमसे पूछ ले राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, तो राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला और राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा जिला। फिर वो हमसे क्या पूछ सकता है कि राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है, सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है, और राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है, ठंडा स्थान कौन सा है, ये बात। फिर वो हमसे पूछ ले कि राजस्थान का सर्वाधिक गर्म क्षेत्र कौन सा है, गर्म क्षेत्र, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म क्षेत्र कौन सा है और राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र कौन सा है। तो ये हमारे से बनने वाले सारे क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म क्षेत्र और ठंडा क्षेत्र। वैसे ठंडा क्षेत्र कभी पूछा नहीं गया है, हमसे गर्म क्षेत्र कई बार क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए राजस्थान में जो गर्म महीने कौन से माने गए हैं, सर्वाधिक गर्म महीने कौन से माने गए हैं, तो मई और जून के जो महीने होते हैं, मई और जून, ये जो महीने होते हैं ये राजस्थान में सर्वाधिक गर्म महीने माने गए हैं। वहीं पर राजस्थान के सर्वाधिक ठंडे महीने दिसंबर और जनवरी के जो महीने हैं ये राजस्थान में सर्वाधिक ठंडे महीने हैं। गर्म जिले की बात करते हैं तो राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा माना गया है, चूरू। राजस्थान में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा रहता है, चूरू। तो राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा जिला भी कौन सा है, चूरू। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला भी चूरू और राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा जिला भी कौन सा, चूरू। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थान यानी शुष्क स्थान की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है, फलोदी। और फलोदी कहां पे पड़ता है, जोधपुर में। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थान या शुष्क स्थान कौन सा है, फलोदी, और फलोदी कहां पे है, जोधपुर में। वहीं पर राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान, राजस्थान का सबसे ठंडे स्थान की जब बात होती है तो माउंट आबू। राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा स्थान का कौन सा है, माउंट आबू, और ये कहां पे है, सिरोही में। माउंट आबू, सिरोही राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा स्थान। तो राजस्थान का सर्वाधिक गर्म क्षेत्र, तो गर्म क्षेत्र की बात हम करते हैं तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। तो ठंडा क्षेत्र भी राजस्थान का यही रहता है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। तो ये हमारे क्वेश्चन जो तापमान को लेकर बनते हैं। टेम्परेचर मापने का यंत्र कौन सा है, थर्मामीटर। औसत तापमान राजस्थान का कितना है, तो 37 डिग्री से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक। राजस्थान के सर्वाधिक गर्म महीने मई जून, ठंडे महीने दिसंबर जनवरी। गर्म जिला चूरू, तो ठंडा जिला भी राजस्थान का चूरू। गर्म स्थान फलोदी जोधपुर, तो राजस्थान का ठंडा स्थान माउंट आबू सिरोही। राजस्थान का गर्म क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। फिर हमारे यहां से क्या क्वेश्चन बना सकता है, वो एक हमसे क्वेश्चन ये काफी बार आता है
कि राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला और राजस्थान का न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है। तो राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं दैनिक तापांतर, दिखाई दे रहा होगा वरना आवाज आ रही होगी। दैनिक तापांतर, सर्वाधिक दैनिक तापांतर की बात करते हैं तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर है जैसलमेर जिले का। और न्यूनतम दैनिक तापांतर की बात करते हैं तो ये है भाई आपका डूंगरपुर जिले का। न्यूनतम दैनिक तापांतर किसका है, डूंगरपुर जिले का। और सर्वाधिक दैनिक तापांतर किसका है, जैसलमेर जिले का है। तो ये हमारे तापांतर को लेकर। फिर इसी प्रकार से अगर वो हमसे पूछ ले कि राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान की अगर हम बात करते हैं तो चूरू के अंदर आ जाएगा। और न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान कौन सा हो जाएगा, माउंट आबू। तो ये हमारे राजस्थान के तापमान को लेकर बनने वाले क्वेश्चन हैं। फिर एक देखिए आता है कि राजस्थान में सूर्य की सीधी किरणें कहां पर पड़ती है। राजस्थान में सूर्य की सीधी किरणें, राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य की सीधी किरणें किस जिले पर पड़ती है और तिरछी किरणें राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले पर पड़ती है। तो राजस्थान में सूर्य की सीधी जो किरणें हैं वो तो पड़ती है भाई आपकी बांसवाड़ा जिले पर। राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य की सीधी किरणें किस जिले पर, बांसवाड़ा पर। और न्यून तिरछी किरणें कहां पर पड़ती है, तो ये सर्वाधिक पड़ती है श्री गंगानगर जिले पर। सर्वाधिक किस जिले पर पड़ती है, श्री गंगानगर जिले के ऊपर। तो हम देखिए यहां तक मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, हमारे लिए क्या है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा, जैसलमेर। तो न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा, डूंगरपुर। हम बात करते हैं सूर्य की सीधी किरणें सर्वाधिक कहां पर, तो बांसवाड़ा जिले पर। और सूर्य की तिरछी किरणें सर्वाधिक कहां पर, तो श्री गंगानगर जिले पर। ये हमारे तापमान टेम्परेचर को लेकर बनने वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसी प्रकार से देखो वर्षा मैंने पढ़ा तो दी है, फिर भी दोबारा रिपीट कर देता हूं। वर्षा के टोटल जो आंकड़े हैं तो वो दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखिए वर्षा और वर्षा मापने का यंत्र क्या रहता है, रेनोमीटर। वर्षा किससे मापी जाती है, रेनोमीटर के द्वारा वर्षा मापी जाती है। रेनोमीटर, इसके द्वारा हम वर्षा मापते हैं। अब हमारी वर्षा को लेकर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन वही कि राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है, साल भर में कितनी है। तो अभी मैंने बताया था 57.5, बुकों में लिखा होता है 57 से लेकर 58 सेंटीमीटर। राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है, तो हम कहेंगे राजस्थान की औसत वर्षा 57.5 कह दो, या हम ये कह दे 57 से लेकर 58 सेंटीमीटर। ये राजस्थान की क्या है, औसत वर्षा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले महीने, तो हम बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले महीने कौन से हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले महीने कौन से। फिर हम बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा। ये सर्वाधिक की बात अगर हम करते हैं, सर्वाधिक वर्षा वाले महीने, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान और सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग, ये तो हो गए सर्वाधिक। तो वहीं पर न्यूनतम की अगर हम बात करते हैं तो न्यूनतम देखिए वर्षा के महीने न्यूनतम नहीं होते हैं, किसी भी महीने में कभी कितनी भी वर्षा हो सकती है। सर्वाधिक कौन सी है, वो है हमारे पास, ये सर्वाधिक के सारे आंकड़े हैं। पर न्यूनतम के अंदर वर्षा के महीने दर्ज नहीं किए जाते हैं, क्योंकि कुछ महीने ऐसे होते हैं जहां पर वर्षाएं होती नहीं है और कई बार हो भी जाती है। तो न्यूनतम वर्षा वाला जिला आपके पास होगा, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान आप पढ़ सकते हैं, न्यूनतम वर्षा वाला संभाग आप पढ़ सकते हैं, न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र को भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, देखिए सर्वाधिक वर्षा वाले महीने कौन से हैं राजस्थान में। सबसे पहले तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा रहती है जुलाई और अगस्त के महीनों के अंदर। राज्य में सर्वाधिक वर्षाएं कब होती है, जुलाई और अगस्त के महीनों के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा देखी जाती है, जुलाई और अगस्त। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो हम कहते हैं झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, झालावाड़। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है राजस्थान का, तो हम कहते हैं माउंट आबू। माउंट आबू सिरोही में जो पड़ता है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग राजस्थान का कौन सा है, तो कोटा हो जाएगा। ठीक है जी। तो न्यूनतम वर्षा वाला जिला हमारा कौन सा है, न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है आपका, जैसलमेर।
तो न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो न्यूनतम वर्षा वाला स्थान आपके साथ कौन सा आ जाएगा? सम। और सम कहाँ पे पड़ता है? जैसलमेर में। सम जैसलमेर। और न्यूनतम वर्षा वाला संभाग कौन सा हो जाएगा? तो जोधपुर संभाग। न्यूनतम वर्षा वाला संभाग कौन सा हो जाएगा? जोधपुर संभाग। अब कई बार क्या है कि हमसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेता है कि राज्य में औसत वर्षा के दिनों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में जैसे औसत वर्षा कितनी है? 57 से 58 सेंटीमीटर। वैसे ही राजस्थान में औसत वर्षा के दिनों की संख्या, औसत वर्षा के दिनों की संख्या, तो ध्यान रखना औसत वर्षा के दिनों की संख्या कितनी मानी गई है? 29 दिन। पूरे साल के अंदर 365 दिन में से राजस्थान में 29 दिन ऐसे माने गए हैं जब हम पर क्या होती है? वर्षाएं होती है। औसत वर्षा के दिन कितने हैं राजस्थान में? तो 29 दिन। तो हमसे पूछ सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा के दिनों की संख्या किस जिले की है? तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहां पे हो रही है? झालावाड़ में। तो झालावाड़ में होती कितनी है? तो सबसे पहले तो यहां पर देखो 100 सेंटीमीटर, ये मैंने पढ़ा चुका हूं। झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा है और है कितनी? 100 सेंटीमीटर। माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है तो कितनी है? 150 सेंटीमीटर। जैसलमेर में सबसे कम है तो कितनी है? 10 सेंटीमीटर वर्षा। सम जैसलमेर में 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा। अब हमसे क्या पूछ सकता है? वो इस प्रकार से क्वेश्चन डाल सकता है कि झालावाड़ में औसत वर्षा के दिनों की संख्या कितनी मानी गई है? तो झालावाड़ में ध्यान रखना 40 दिन। पूरे साल में से झालावाड़ में कितने दिन वर्षाएं होती है? 40 दिन वर्षा होती है। वहीं पर माउंट आबू जो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, तो वहां पर फिर औसत वर्षा के दिनों की संख्या कितनी है? तो माउंट आबू के अंदर ये वर्षा कितनी है? 48 दिन। आंकड़ा कहां पर पहुंच जाएगा? 48 दिन पर। तो सबसे कम अगर जैसलमेर में है तो जैसलमेर में दिनों की संख्या कितनी है? तो जैसलमेर में वर्षा के दिनों की संख्या कितनी है? 5 दिन। कितनी है? 5 दिन। और वहीं पर सम जैसलमेर में तो आप सोच सकते हो सम जैसलमेर का क्या आंकड़ा रहेगा? जहां पर 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यहां पर वर्षा के दिनों की संख्या बिल्कुल शून्य है। यानी अगर हो भी जाए, और कई बार ऐसा भी होता है वर्षा न भी हो। तो ये हमारे आंकड़े जो वर्षा के दिनों को लेकर। फिर एक ध्यान रखना कि राज्य में किस दिन को वर्षा वाला दिन कहा जाता है? भी राजस्थान के किस दिन को वर्षा वाला दिन कहते हैं? तो राज्य के अंदर जिस दिन 0.25 सेंटीमीटर वर्षा हो जाए, राजस्थान के अंदर कितनी? 0.25 सेंटीमीटर वर्षा हो जाए, उस दिन को वर्षा वाला दिन कहते हैं। राज्य में जिस दिन कितनी वर्षा हो जाए? 0.25 सेंटीमीटर वर्षा हो जाए, उस दिन को क्या कहते हैं हम? वर्षा वाला दिन कहा जाता है राजस्थान के अंदर। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में लगातार पड़ने वाले सूखे व अकाल, या हम कहते हैं राज्य में बार बार पड़ने वाले सूखे व अकाल का प्रमुख कारण क्या है? क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि राज्य में बार बार पड़ने वाले सूखे व अकाल का कारण क्या है? तो हमारे सीधा सा है कि भाई राजस्थान के अंदर देखो मरुस्थल फैला हुआ है और वर्षा निश्चित नहीं है, सूखे व अकाल पड़ते हैं। तो वर्षा की अनिश्चितता होना ही राजस्थान में सूखे व अकाल का कारण पैदा करती है। क्योंकि राजस्थान में क्या है कि हम कम वर्षा के ऊपर खेती नहीं कर पाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र है। अब हमारे वर्षा निश्चित भी नहीं है और हमारे अनियमित वर्षा होने की वजह से राजस्थान को हर कई बार सूखे व अकाल का क्या है? सामना करना पड़ता है। तो क्वेश्चन आता है राज्य में पड़ने वाले सूखे व अकाल का कारण क्या है? तो ध्यान रखना अनियमित वर्षा। आंसर क्या हो जाएगा? अनियमित वर्षाएं होना राजस्थान में क्या है? सूखे व अकाल की पैदा करता है। एक क्वेश्चन और होता है इसी प्रकार से कि वर्षा की मात्रा व जलवायु में सर्वाधिक विषमता वाला जिला कौन सा है? वर्षा की मात्रा व जलवायु में सर्वाधिक विषमता वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। राजस्थान के अंदर वर्षा की मात्रा भी जैसलमेर की अनिश्चित है और जलवायु भी क्या है? अनिश्चित है। यानी सर्वाधिक विषमता पाई जाती है यहाँ पर वर्षा में भी और जलवायु में भी। इसलिए हम कहते हैं राज्य वर्षा की मात्रा व जलवायु में
अनिश्चितता वाला, सर्वाधिक विषमता वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे राजस्थान के वर्षा को लेकर बनने वाले जो क्वेश्चन हैं उनकी हमने बात की। देखिए, सर्वाधिक वर्षा वाले महीने कौन से हैं? तो जुलाई और अगस्त। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। कितनी वर्षाएं? 100 सेंटीमीटर। झालावाड़ में वर्षा के दिनों की संख्या तो 40। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू। कितनी वर्षा मानी जाती है? 150 सेंटीमीटर। यहाँ माउंट आबू में वर्षा के दिनों की संख्या 48। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा? कोटा संभाग। फिर हम बात करते हैं कि राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा? तो जैसलमेर। कितनी वर्षा? 10 सेंटीमीटर। वर्षा के दिनों की संख्या 5। तो राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा? सम जैसलमेर। कितनी वर्षा? तो 5 सेंटीमीटर। तो राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला संभाग कौन सा? तो जोधपुर संभाग। तो राजस्थान में औसत वर्षा कितनी है? तो 57 से 58 सेंटीमीटर राजस्थान में क्या है? औसत वर्षा है। राजस्थान में किस दिन को वर्षा वाला दिन कहा जाता है? तो जिस दिन 0 पॉइंट वर्षा 25 सेंटीमीटर वर्षा हो जाए वो वर्षा वाला दिन कहलाता है। वर्षा मापने का यंत्र क्या है? तो रेनोमीटर है। और राजस्थान में औसत वर्षा के दिनों की संख्या कितनी है? तो 29 दिन मानी गई है। फिर आर्द्रता को लेकर, अब आर्द्रता क्या है? देखो, जहां पर वर्षाएं अच्छी होती है ना वहां पर आर्द्रता क्या होगी? अच्छी होगी। आर्द्रता हम मापते किससे हैं? तो हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मापने का जो यंत्र होता है वो क्या होता है? हाइग्रोमीटर होता है। अब हमसे क्वेश्चन आर्द्रता को लेकर क्वेश्चन बनते हैं कि आर्द्रता बाय द वे बना दे तो आर्द्रता मापने का यंत्र सबसे पहले हाइग्रोमीटर, ये आर्द्रता मापने का यंत्र होता है हाइग्रोमीटर। अब हमसे कह दे कि राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला, तो सर्वाधिक वर्षा जहां पर है वहां पर सर्वाधिक क्या होगी? आर्द्रता। राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला, तो जहां पर न्यूनतम वर्षा है वहां पर न्यूनतम क्या होगी? आर्द्रता, यानी जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान, तो जहां पर सर्वाधिक वर्षाएं माउंट आबू। तो राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान, अब देखिए इसे हम कह देते हैं शुष्क स्थान हमारा, तो शुष्क स्थान कौन सा है? फलोदी आ जाएगा भैया आपका। तो इस प्रकार से राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग, तो जहां पर सर्वाधिक वर्षाएं वहां पर सर्वाधिक आर्द्रता, और जहां पर न्यूनतम वर्षाएं वहां पर न्यूनतम आर्द्रता। तो ये हमारे आर्द्रता को लेकर बनने वाले क्वेश्चन है। ठीक है जी। एक होता है वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। तो हम वाष्पोत्सर्जन की बात करते हैं तो क्या होती है कि जैसे कि वर्षा होने के बाद में जो क्रिया वाष्पोत्सर्जन की होती है, तो हमसे क्या पूछ सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन दर वाला महीना कौन सा रहता है? किस महीने में सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है? तो जून के महीने में होती है। न्यूनतम कब होती है? तो न्यूनतम दिसंबर के महीने में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। वहीं पर राजस्थान में सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर। और न्यूनतम तो डूंगरपुर हो जाएगा न्यूनतम के अंदर। तो ये हमारे, अब अंतिम जलवायु की अगर हम बात करते हैं तो जलवायु में अंतिम बचते हैं कुछ हवाओं को लेकर प्रश्न बना देता है, जैसे संजेरी, सूर्या, चील, समुद्री, तवा, लू। एक लू तो मैंने आपको पढ़ा दी थी हवाएं पहले ही। तो इस प्रकार की राजस्थान में प्रवेश करने वाली कुछ हवाओं के नाम है। और वो बाय द वे हमें एग्जामिनर दे के पूछ ले कि राजस्थान के उत्तर पश्चिम से प्रवेश करने वाली हवाएं क्या कहलाती है? राजस्थान के उत्तर पूर्व से प्रवेश करने वाली हवाएं क्या कहलाती है? तो हमारी हेडिंग एक छोटी सी टॉपिक बचता है कि राज्य में प्रवेश करने वाली हवाएं, राज्य में प्रवेश करने वाली हवाएं कौन सी हवाएं हैं और वो कहां से क्या है प्रवेश करती है। तो राजस्थान के अंदर कौन सी हवाएं हैं और कहां से जो हवाएं आती है उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है? तो देखो, सभी को दिशा और दूरी का टॉपिक पता होगा। ये हमारी दिशा कौन सी होती है? उत्तर। ये कौन सी आपकी पूर्व दिशा, ये कौन सी है दक्षिण दिशा, और ये कौन सी है पश्चिम। इसे हम कहते हैं उत्तर पूर्व, इसे हम कहते हैं दक्षिण पूर्व, इसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं उत्तर पश्चिम। अब हमारे क्वेश्चन का डाल देता है कि राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो राजस्थान में जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है वो हवाएं क्या कहलाती है? तो सबसे पहले तो हम कह देते हैं उत्तरार्ध,
एक मारवाड़ी बागड़ी भाषा के अंदर जो शब्द हमारे चलता है, आज तो उत्तरादी चालगी का, हवाओं के अंदर हम क्या कहते हैं, आज तो उत्तरादी हवा चालगी का, दिखणादी चालगी, पिछवाई चालगी, आथुनी चाल है। ये हवाएं जो हमारे मारवाड़ी भाषा के अंदर हम जो शब्द प्रयोग करते हैं, ठीक है। कभी बड़े बुजुर्गों से सुनना, जो हवाएं चल रही होती ना, वो उनके नाम हवाओं के वो सारे जानते हैं, वो सारे कहेंगे ये आज तो आथुनी चालगी, आज गुणी आ गई, ये गुणी क्या है, आथुनी क्या है, ये सारी हवाओं के ही नाम है। ये हमारे जिस दिशा से प्रवेश करती है उस दिशा से हवाएं जिस दिशा से चल के आ रही है ना, वो उन दिशाओं के नाम रखे गए हैं। अगर वो हमारे उत्तर दिशा से आ रही है तो उसे हम कहते हैं ध्रुव या ध्रुव। उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है, इन दिशाओं से जो उत्तर से इस प्रकार से हवाएं राजस्थान में प्रवेश करेंगी तो वो क्या कहलाएंगी, धरोड़ या धराऊ, धरोड़ या धराऊ कहा जाता है। उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली हवाएं क्या कहलाती है, धरोड़ या धराऊ या उत्तरादी। ठीक है, यहां पर एक शब्द और लगा सकते हैं, उत्तरादी। ये तीन शब्द हमारे लिए उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली हवाओं के हैं। देखिए, छोड़िएगा मत, किसी भी चीज को मत छोड़ो। ये मान के चलो हमारे लिए कहीं से भी एग्जाम पुटअप कर दे। मैंने पहले दिन जब ये बनाया था चैनल, तब मैंने यही कहा था कि मैं यहाँ पे ट्रिक पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं। मैं सब्जेक्ट, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो सब्जेक्ट ऐसा पढ़ा दूंगा, आप चाहे किसी भी चीज का एग्जाम दे लेना, और कोई भी एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन डाल दे एग्जाम के अंदर, आप कर पाओगे। चाहे बाकी कर पाए या न कर पाए, आप उसका आंसर दे पाओगे, क्योंकि आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है। तो देखिए, उत्तर दिशा से ध्रुव, ध्रुव या उत्तरादी। वैसे ही दक्षिण दिशाओं से, दक्षिण से जो हवाएं प्रवेश करती है उन्हें क्या कहते हैं, लंकाऊ। दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली को क्या कहेंगे हम, लंकाऊ कहा जाता है। ये ध्यान रखना, दक्षिण से जो राजस्थान में हवाएं प्रवेश करती है वो क्या कहलाती है, लंकाऊ। वैसे ही हमारे पूर्व से जो हवाएं प्रवेश करती है उन्हें हम पूर्वैया, पूर्व से प्रवेश करने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, पूर्वैया, पूर्वाई, पूर्वैया, पूर्वाई। ठीक है, ये जो हमारे पूर्व दिशा से प्रवेश करने वाली हवाएं हैं वो पूर्वैया, पूर्वाई, पिछुआ या अथुनी। इसे ही हम क्या कहते हैं, पिछुआ, या इसे ही हम क्या कहते हैं, अथुनी। ये दो शब्द आपको अपने देसी बोलचाल में देखने को मिलेंगे, पिछुआ चालगी, अथुनी चालगी। ठीक है, ये शब्द यानी पिछुआ हवाएं, पूर्व दिशा से जो हवाएं चल के आती है उन्हें पिछुआ या अथुनी कहा जाता है, ध्यान रखना। अब हमारे एक दिशा कौन सी बच गई, पश्चिम दिशा, और पश्चिम दिशा से प्रवेश करने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, पिछवाई। पश्चिम दिशा से प्रवेश करने वाली हवाएं क्या कहलाती है, पिछवाई। वो आथुनी है तो ये क्या कहलाएंगी, आगुणी। पश्चिम दिशा से आने वाली क्या कहलाती है, आगुणी। ठीक है, इसके अलावा हम इसको एक शब्द और भी दे सकते हैं, पिछवाई आ गया हमारे पास, पिछवाई और आगुणी, ये दो शब्द याद रख लीजिए। पश्चिम दिशा से प्रवेश करने वाले पिछवाई, आगुणी, उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली ध्रुव, ध्रुव, उत्तरादी, पूर्व दिशा से आने वाली पूर्वैया, पूर्वाई, पिछवा या आथुनी, और दक्षिण से आने वाली लंकाऊ। वैसे ही हमसे कह दे उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से ये जो हवाएं राजस्थान में प्रवेश करती है, इन हवाओं को क्या कहा जाता है, तो उत्तर पूर्व से प्रवेश करने वाली हवाएं कहलाती है संजेरी। ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, उत्तर पूर्व से प्रवेश करने वाली हवाएं क्या कहलाती है, संजेरी। तो वहीं पर उत्तर पश्चिम से प्रवेश करने वाली कहलाती है सूर्या। उत्तर पश्चिम से प्रवेश करने वाली हवाएं क्या कहलाती है, सूर्या। ठीक है जी, तो उत्तर सॉरी ये आपका दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करने वाली हवाएं क्या कहलाती है, तो ये कहलाएंगे भी समुद्री। ये क्या कहलाती है, समुद्री। वहीं पर दक्षिण और पूर्व से प्रवेश करने वाली हवाएं क्या कहलाती है, चील। इन हवाओं को क्या कहा जाता है, चिल। तो ये हमारे हवाओं को लेकर बनने वाले क्वेश्चन है। एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। जो हवाएं उत्तर से राजस्थान में चल के आती हैं वो ध्रुव, धराऊ, उत्तरादी। जो हवाएं पूर्व से आती है वो पूर्वैया, पूर्वाई, पिछवा या आथुनी कहलाती है। जो हवाएं दक्षिण से प्रवेश करती हैं वो लंकाऊ कहलाती है, और जो हवाएं पश्चिम से प्रवेश करती हैं वो पिछवाई या आगुणी कहलाती है। तो उत्तर पूर्व से आने वाली संजेरी, दक्षिण पूर्व से आने वाली चील,
दक्षिण पश्चिम से आने वाली समुद्री, तो उत्तर पश्चिम से आने वाली सूर्या कहलाती है। ये हवाओं के हमारे राजस्थान में नाम है। इसके अलावा भी कुछ शब्द और बच जाते हैं, जैसे कि हमसे कहा जाता है कि राजस्थान में पो माह में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है, यानी कुछ महीनों के नाम देकर, जो हिंदी महीने हैं, चैत बैसाख जेठ सावन भादवा, ये जो महीने हैं, इन महीनों में से कुछ महीनों के नाम देकर, जैसे हमसे कह दे पो माह में चलने वाली हवाओं को राजस्थान में क्या कहते हैं, तो देखिए जो हवाएं पोष माह में चलती है हमारे राजस्थान में, तो इस समय ठंडा महीना होता है और इस समय जो हवाएं चलती है वो है सिल्ली हवाएं, सिल्ली सिल्ली चलती है हवा, ये वही सिल्ली हवा है। पो माह में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है, सिल्ली हवाएं, ठीक है जी। तो इसके बाद में देखिए एक जेठ माह के अंदर, ज्येष्ठ माह के अंदर जो जेठ माह है, और जेठ माह में चलने वाली जो हवाएं होती है ना, ये अब देखिए गर्म हवाएं होती है। जेठ का जब महीना होता है तो गर्म हवाएं होती है, और हम कहते हैं गर्मी में बाहर गए तो तवा पर को क्या हो जाओ, काड़ो, किस हो जाओ, तवा पर का काड़ा हो जाओ। तो जेठ माह में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है, तवा। जेठ माह में चलने वाली हवाएं क्या कहलाएंगी, तवा कहलाएगी, ठीक है। पो माह में तो सिली सिली चलती है। जेठ माह में अगर हम बाहर गए तो गर्मी के अंदर, गर्म महीना होता है जेठ का, गर्मी में गए तो तवे पर के क्या हो जाएंगे, काले भाई। तो तवा जेठ माह में चलने वाली। और अंतिम हमारी क्या बच गई, एक राजस्थान में वाष्प के कणों के साथ, वाष्प के कणों के साथ चलने वाली जो हवाएं होती है उन्हें क्या कहते हैं। जो राजस्थान में वाष्प के कणों के साथ, वाष्प के कणों के साथ चलने वाली जो हवाएं हैं उन्हें कहते हैं झाला। वाष्प के कणों के साथ चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है, झाला कहलाती है। तेज गर्जना के साथ चलने वाली हवाएं अडारव कहलाती है। तेज गर्जना के साथ जो हवाएं चलती है वो अडारव कहलाती है, ठीक है। ये हमारे हवाओं को लेकर बनने वाले क्वेश्चन है। देखिए हवाओं से एक चीज आया याद, आंधियां। आंधियां मैंने आपको पढ़ाई थी कि राजस्थान में औसत आंधियों की संख्या बोल रहा हूं, राजस्थान में हम बात करते हैं कि औसत आंधियों की गति कितनी रहती है, तो मैंने आपको बताया था 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधियां चलती है। राजस्थान में आंधियों का रंग प्राय कैसा होता है, तो मैंने बताया था काला और पीला आंधियों का रंग होता है। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां अगर हम बात करते हैं किस महीने में चलती है, तो महीना देखिए यहाँ पर आपका मार्च और इसके बाद में जो ये महीने होते हैं इनमें। तो हम अंतिम बात अगर इसमें करते हैं आंधियों से जुड़ी हुई, तो हमारे लिए क्या बचता है कि राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में, तो श्री गंगानगर में 27 दिन, और न्यूनतम आंधियां किस जिले में, तो झालावाड़ में 4 दिन मात्र। अब फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर और तथ्यों से ध्यान रखना, हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि कब होती है, राज्य में सर्वाधिक ओलावृष्टि कब होती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि भाई होती है मार्च और अप्रैल के महीनों में। राज्य में सर्वाधिक ओलावृष्टि कब होती है, तो मार्च और अप्रैल के महीनों में। और राज्य में सर्वाधिक ओलावृष्टि किस जिले में होती है, तो जयपुर के अंदर। राज्य में सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला जिला कौन सा है, तो जयपुर। और राजस्थान में ओलावृष्टि किन महीनों में सर्वाधिक होती है, तो मार्च और अप्रैल के महीनों में। फिर एक होता है वज्र तूफान, तो राज्य में सर्वाधिक वज्र तूफान किस जिले में देखे जाते हैं, तो झालावाड़ जिले में राज्य में सर्वाधिक वज्र तूफान झालावाड़, उसके बाद में जयपुर। तो ये हमारे जलवायु का टॉपिक कंप्लीट होता है। राजस्थान के अंदर क्लाइमेट, राजस्थान की जलवायु, उससे जुड़ी हुई मैंने आपसे हर एक बात साझा की है। जलवायु क्या है, जलवायु कैसी है, राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण ऋतुओं के अनुसार, कोपेनहेगन के अनुसार, सामान्य वर्गीकरण, फिर राजस्थान के टेम्परेचर को लेकर बनने वाले क्वेश्चन, राजस्थान की आर्द्रता को लेकर, वाष्पोत्सर्जन को लेकर, वर्षा को लेकर, राजस्थान में आंधियों को लेकर, हवाओं को लेकर बनने वाले क्वेश्चन। इसके अलावा राजस्थान के जो जलवायु से तथ्यात्मक जो शब्द जुड़े हुए हैं, जैसे दोगड़ा है, जैसे अनावृष्टि है, खंड वृष्टि है, समवर्षा रेखाएं जो राजस्थान की है, सभी की मैंने इस टॉपिक के अंदर बात की है। तो धन्यवाद, हम मिलते हैं कल के दिन नई वीडियो के साथ नई क्लास में। धन्यवाद।